बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 अगर आप इंग्लिश की बुक के ये जो यहाँ पे आपको रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, इसके एमसीक्यूज़ को आसानी से समझना और याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको हर एमसीक्यू को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप ना सिर्फ इसे फ़ौरन समझ आएं बल्कि इम्तिहान में भी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। तो ये वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी तैयारी जो है ना पेपर्स के लिए और अच्छी हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल की वीडियो की तरह जैसे हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 के अंदर एमसीक्यू में जो मेन फोकस था उस वर्ड के ऊपर करेंगे जिसके नीचे हमारे पास लाइन है और उसको हम जो है ना वो समझेंगे कि उसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है ताकि टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले है जी, बट द पॉइंट इज हियर दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। यानी यहाँ पे कह रहे हैं मसला, यानी नुक्ता ये है कि ये कोई जो है ना आसान नहीं है। कन्वीनियंट मतलब ये काम जो है आसान नहीं है। आसान, इनकन्वीनियंट का मतलब है आसान। तो अब आप देख लें कि इसका मतलब क्या है। द अंडरलाइन वर्ड मीन, इसका जो है ना आपने बताना है कि इसका क्या मतलब है इंग्लिश में। तो गुड अच्छा होता है, डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है, ईज़ी का मतलब है आसान। तो इसका मतलब है आपके पास जो कन्वीनियंट का आंसर होगा वो होगा ईज़ी। इसके बाद है जी, दो बोथ ऑफ दीज मीडियम कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली। यानी ये न्यूज़पेपर वाले टॉपिक में से आया है कि जो न्यूज़पेपर है यानी न्यूज़ हैं वो ये दोनों तरीके यानी न्यूज़पेपर भी और टेलीविज़न भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़िया, ठीक है, यानी जो बिल्कुल साफ जो है ना फ़र्क होता है इनके काम में, यानी ये बात जो है ना ये बोली जा रही है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है वाज़िया यानी बिल्कुल साफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें इसका क्या मतलब हो सकता है। माइनर, ठीक है, परप्लेक्सिंग या क्लियर। क्लियर का मतलब है साफ, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद है आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल, ठीक है। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल। अब ये एक्सेल का क्या मतलब है। यहाँ पे एक्सेल का हमारे पास मतलब है कि बहुत अच्छा होना, ठीक है, किसी काम में अच्छी कारकर्दगी दिखाना वगैरह, ठीक है। तो अब आप देखें हाई नहीं हो सकता, एक्सैलेटेड नहीं हो सकता। तो टू डू एक्सट्रीमली वेल यानी बहुत अच्छा करना। तो एक्सेल का मतलब क्या होगा, टू डू एक्सट्रीमली वेल। इसका भी मतलब यही है कि बहुत अच्छा करना और इसका भी मतलब यही है कि बेहतर कारकर्दगी दिखाना। तो दोनों का मतलब सेम है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एमसीक्यू नंबर 3 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड। बम्पी राइड, अ लॉन्ग बम्पी राइड यानी एक समझ लें कि मुश्किल सफ़र, ठीक है। मुश्किल सफ़र रहा है, लंबा और मुश्किल सफ़र होना, ठीक है। इस फ्रेज़ का ये मतलब है। तो इजी टाइम तो आसान है, लेजर टाइम भी नहीं है, ठीक है। हार्ड यानी सख्त और चैलेंजिंग टाइम यानी यही इसी के मानों में ये आ जाता है कि मुश्किल और जो है ना लंबा सफ़र होना, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी वन हैड अ स्माइल ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम, ठीक है। इधर क्या आएगा, हमारे पास स्माइल आएगा और कह रहा है विच कोनोटेशन इज मोर पॉजिटिव। कोनोटेशन मीन हिडन मीनिंग, ठीक है। अब जैसे स्माइल है, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। ग्रिन है, ये हमारे पास है ना ये भी स्माइल में आ जाता है लेकिन इसमें जो स्माइल है वो न्यूट्रल हो सकती है, ठीक है, या पॉजिटिव हो सकती है। उन्होंने बोला कि आप बताएं कि कौन सी स्माइल जो है ना वो पॉजिटिव में है, ठीक है। स्मिर्क में थोड़ा सा जो है आप वो आप कह लें कि थोड़ा आ जाता है नेगेटिव में, ठीक है, स्माइल। और इस तरीके से ये वाला जो स्माइल है ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ लवली इज, यानी लवली का मतलब हमें पता है प्यारा, ठीक है। यहाँ पे अनअट्रैक्टिव भी नहीं हो सकता, अगली भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है जी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है, प्यारा। तो इस तरीके से लवली का इंग्लिश में भी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्यारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिनोनिम ऑफ कुलप्रिट, यानी कुलप्रिट का क्या मतलब है। इसका मतलब भी मुजरिम होता है। अब देखें इनोसेंट भी नहीं हो सकता, यानी इनोसेंट का मतलब तो मासूम होता है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ऑफेंडर का मतलब जो है वो भी हमारे पास क्या है, मुजरिम। तो सिनोनिम जो है वो हमने बताना था कुलप्रिट का, तो ये दोनों का मतलब सेम है यानी मुजरिम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनियम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। इसका जो ऑपोजिट क्या होगा, ये यकीनन सपोर्ट करना, ठीक है। इसके बाद है एंटोनियम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का जो आपने ऑपोजिट बताना है, ब्राइट मतलब हमारे पास है रोशन, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट होगा वो यकीनन डार्क होगा, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है 10,
यहाँ पे हमें जो है वो बताया गया है समवन एट माई कुकीज़। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है कह रहा है बताएं ये कौन सा जो है ना प्रोनाउन है। अब हमने यहाँ पे इसको टिक करना है इंडेफिनेट प्रोनाउन में। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो समवन है वो कोई भी हो सकता है। कोई ये किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं बता रहा, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन पर टिक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11, जिसमें लिखा हुआ है द वॉचमैन ब्लीव हिज विसल। द अंडरलाइन वर्ड इज एन डैश, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि ब्लीव का मतलब होता है बजाना, यानी यहाँ पे वॉचमैन ने अपनी सीटी बजाई है। अब यहाँ पे ब्लीव जो है वो है बजाना, और क्या बजाया है उसने, विसल बजाई है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि मतलब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि उसने क्या चीज़ बजाई है, वॉचमैन ने क्या चीज़ बजाई है, सीटी बजाई है। इस वजह से जो है जो ब्लीव होगा जो कि एक वर्ब है, ठीक है, और ये कौन सा वर्ब बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है उसने क्या बजाया है, क्या बजाया है उसने, सिटी बजाई है, इसलिए जो है ना ब्लीव हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एंड डैश, और ये इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव इसलिए होगा कि यहाँ पे आप देखें स्पेंड जो है ये वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारे पास टू लगा है, और टू के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये इन्फिनेटिव होगा। जेरेंट इसलिए नहीं आएगा कि वर्ब के बाद आईएनजी नहीं लगा हुआ, ठीक है, और पार्टिसिपल जो है वो वर्ब है, ठीक है ना। एक आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव हमारे पास आएगा इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी फर्स्ट है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगा है, तो ये इन्फिनेटिव में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज़ द मैन एट द डोर। द अंडरलाइन वर्ड इज एन, यानी यहाँ पे ये जो हु है ये क्या है, ये कौन सा जो है वो प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव में, क्योंकि क्वेश्चन में आ रहा है तो इस वजह से ये क्या है जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 14 है अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट, यानी बिल्ली ने एक होशियार चाल कामयाबी के साथ चली। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डैश, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब यहाँ पे जो सक्सेसफुली है वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पे ये अल्फाज जो हैं ये बता रहे हैं कि कोई काम किस तरीके से हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो काम है वो ये है कि वॉज प्लेड, यानी ये चाल चलाई गई, ठीक है, और सक्सेसफुली ये बता रहा है कि चाल किस तरीके से चलाई गई, कामयाबी के साथ। इसीलिए यानी अब सिंपल वर्डिंग में छोटा सा सवाल ये कि चाल कैसे चलाई गई, ठीक है, कामयाबी के साथ यानी सक्सेसफुली। तो इसलिए ये क्या होगा, मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट एट 6 o'clock, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम इसको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, पहले तो आप ये समझें कि हमारी जो प्रैक्टिस है आमतौर पर 6 बजे तक शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूजुअली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई जैसे कोई आदत को हम बता रहे हैं, ठीक है, आदत बता रहे हैं या कोई काम कितनी बार हुआ है, इस तरह से वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया आम तौर पर, यानी इसी तरीके से अगर अगर यहाँ पे आ जाए कि सेल्डम, सेल्डम का वर्ड आ जाए यानी कभी कभार, इस तरीके से, तो वहाँ पे हम जो है ना कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। डिग्री में हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कोई काम ज़्यादा हुआ है, थोड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई काम जो है किस तरीके से हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों यूज़ नहीं किए हमने यहाँ पे। आदत का जो है ना, आदत के लिए जैसे कि आम तौर पर जो है ना हम ये इतने बजे काम कर लेते हैं, ऐसे वैसे, इसलिए जो है ना हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट आई विल एक्सेप्ट इट, यानी इसमें ये है कि अगर वो मुझे जॉब ऑफर करेगा यानी नौकरी की पेशकश करेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग विल एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है यस्टरडे, यानी पास्ट की बात हो रही है, एट 5 o'clock 5 बजे, कल 5 बजे, आई डैश एप्पल्स आई एट एप्पल, यानी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है बाय द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा, जब तक हम सिनेमा पहुंचे, द फिल्म हैड स्टार्टेड, तो फिल्म शुरू हो चुकी थी। वी मिस द फर्स्ट 5 मिनट्स, तो हम पहले 5 मिनट जो है ना वो हमसे वो मतलब मिस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हैड स्टार्टेड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट में, यानी एक काम जो है ना हम जब पहुंचे हैं, पहुंचे थे, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, और फिल्म शुरू हो चुकी थी, एक काम शुरू हो चुका था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैड स्टार्टेड का वर्ड यूज कर रहे हैं।
फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीइंग अ लिटिल डेंजरस, जो अंडरलाइन फ्रेज है बताएं ये कौन सा फ्रेज है? जेरेंट फ्रेज होगा ये। ऐसा इसलिए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि ये इन्फिनेटिव इसलिए है क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट होगी, इसके साथ अगर टू लगा होगा तो ये इन्फिनेटिव होगा। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ जो है ना आईएनजी लगा होगा तो वो हमारे पास जेरेंट जेरेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है फ्लाई, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। आगे पढ़ने का जो है ना वो उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो यकीनन ये क्या होगा? जेरेंट फ्रेज होगा। ठीक हो गया। इसके बाद है दे इनवाइटेड अस मतलब ये हमारे उसने हमें जो है ना दावत दी टू देयर होम, अपने घर में, येस्टरडे यानी कल। ठीक है, तो ये हमारे पास पास में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, सिंपल टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। 21th वाला है आ न्यू कंप्यूटर वॉज बॉट बाय देम। अब यहाँ पे बॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये क्या होगा? इसका एक्टिव वॉइस हमने बनाना है। तो एक्टिव वॉइस हमारे पास जो है ना, चूज अ करेक्ट एक्टिव वॉइस ये होगा, दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर जो है ना टिक कर देना है। आई होप कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इसी तरीके से आपको जो है ना अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है ना आसानी से समझने वाली आपको आगे भी मिल सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके जो है ना पेपर बहुत अच्छे हों। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।